हाँ, तो इसमें आपको आज जो क्लासेज होगी वो प्रपोषण के प्रकार जो है वो तो हो गया, उसमें तीनों प्रकार बताया गया था। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण क्या होता है इसका वर्णन कर दिया गया है। हाँ, तो आज जो हम करेंगे वो नए टॉपिक्स को करेंगे। तो लिखिए, इसका टॉपिक्स को लिखिए। पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है। आज का जो नया टॉपिक्स है उसका नाम लिखिए, पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है। पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है। पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है। लिखिए इसका आंसर। पौधों में पोषण दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये हेडिंग है अपने आप में, ये पॉइंट्स भी है और अपने आप में हेडिंग भी है। तो आप पहले नोट कर लो, फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझाएंगे। दो प्रकार से होता है। नंबर 1 किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में ऐसा कौन कौन पौधा सब आएगा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन यानी पोषण प्राप्त करता है। ऐसा कौन सा पौधा होता है। तो लिखिए तो आंसर। हाँ, इसमें हम आपको बोलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार कहते हैं कि समय की थोड़ी बहुत पाबंदी होती है, इसलिए आप लोग नोट करोगे, हम सिर्फ बोलेंगे। समझाने के क्रम में फिर हम बताते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि नोट करें। ठीक, ओके। तो लिखिए प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। जो अपना भोजन खुद बनाता है, अर्थात इसका मतलब लिख लो, अर्थात स्वपोषी होते हैं। अर्थात जो स्वपोषी होते हैं। अर्थात जो स्वपोषी होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं। अर्थात जो स्वपोषी होते हैं। अर्थात जो स्वपोषी होते हैं। ठीक, अर्थात जो स्वपोषी होते हैं। हो गया। अब दूसरा पॉइंट्स। अच्छा, इसको हम नंबर 1 करते हैं क्योंकि और पॉइंट्स होने वाला है। 1 नंबर करते हैं, नंबर में करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट्स में लिखिए, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। ये भी हेडिंग है बाबू, ये भी हेडिंग है, अपने आप में हेडिंग बनाइए। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। हो गया। चलो अब इसको वर्णन करते हैं। लिखिए, तैयार हैं। लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें पौधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पौधों के पोषण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। लिखिएगा इसी पॉइंट्स में लिखिए। अब इसमें पौधों के पोषण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है।
इसमें पौधों के पोषण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। फिर से बोलते हैं, इसमें पौधों की पोषण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। ठीक, 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। तो पहला वो 2 भाग कौन है देख लो। पहला भाग मृतजीवी, पहला भाग मृतजीवी पौधा। मृतजीवी पौधा कौन सी पौधा? मृतजीवी पौधा। ठीक, पहला भाग मृतजीवी पौधा। अब इसको वर्णन करते हैं, चलिए इसमें लिखिए अब। यानी ये दूसरा पॉइंट्स है, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो कौन सी पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है? पहला मृतजीवी पौधा, और तो मृतजीवी पौधा को वर्णन कर लीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे दूसरा। तो मृतजीवी पौधा में लिखिएगा। ठीक, लिखिए इस प्रकार के पौधा लिखिए, इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। मृतजीवी पौधा में इसमें लिखना है, इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वही बात लिखना है जो पॉइंट्स में है, नहीं होती है। ये अपना भोजन, अब इसी में वे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। वे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। वे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। हो गया। जैसे, इसी में लिखिएगा, जैसे मृतजीवी पौधा में ही जैसे गोबर छत्ता, जैसे गोबर छत्ता जिसको मशरूम कहते हो, उसका होटल वगैरह में सबका सब्जी भी बनती है। तो ये गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी पौधा है। गोबर छत्ता मृतजीवी पौधा है, मतलब ये पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा नहीं बनाता है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, सड़े गले पदार्थों से। ये गोबर छत्ता ऐसा पौधा है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा नहीं करती है, ये सड़े गले पदार्थों से भोजन लेती है। तो मृतजीवी पौधा में ये लिखना है। ठीक, अच्छा, दूसरा कौन है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा? दूसरा कौन सी पौधा है? दूसरा है परजीवी पौधा। दूसरा परजीवी पौधा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये सब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। परजीवी पौधा, दूसरा परजीवी पौधा, इसमें लिखिए, इसको वर्णन कीजिए। परजीवी पौधा अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर हमेशा आश्रित रहते हैं। परजीवी पौधा अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर हमेशा आश्रित रहते हैं। परजीवी पौधा अपने पोषण के लिए हमेशा दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं। जैसे, अब इसमें भी जैसे लिखो। जैसे, इसमें जैसे क्या होगा? जैसे अमरबेल, जैसे अमरबेल। जैसे अमरबेल का पौधा जो है ये परजीवी पौधा है, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा नहीं करती है, ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। ऐसे पौधों को परजीवी पौधा कहते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया? अभी नहीं आया होगा, आप समझा रहे हैं। देखो, अब लिख लिए आप लोग, अब समझिए। अब कॉपी पेन बंद कीजिए और समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले इसमें ये है कि पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है। जब भी कोई पूछे कि पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है, तो बोलिए पौधों में पोषण सामान्यतः 2 प्रकार से होता है। सामान्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में तो आपको पता ही है कि सभी के सभी हरे पौधे आ जाएंगे जिसमें क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित होगा, जो हरा होगा। यानी पर्णहरित क्लोरोफिल जिस पौधा में उपस्थित होगा वो सब के सब पौधा स्वपोषी होगा, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं बनाता है, वह सब पौधे किसके द्वारा पोषण प्राप्त करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। वो सभी के सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है, अपना पोषण प्राप्त करती है।
ठीक। तो पहला प्रकार तो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पोषण की प्रक्रिया पौधे में प्राप्त होती है। इसमें कौन पौधा आएगा? तो सभी के सभी स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे का मतलब क्या होगा? जिसमें क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित होगा, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। पर्णहरित क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा, वो सब के सब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करेगी। समझ में आ गया? चलिए, दूसरा है वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा पौधा होगा? ऐसा पौधा होगा मृतजीवी। ऐसा पौधा होगा मृतजीवी। ये पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बनाती है। तो इसका मतलब ये स्वपोषी हुआ? नहीं होगा। जब अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं बनाती है, स्वयं नहीं बनाती, तो ये स्वपोषी कैसे होगा? स्वपोषी ये नहीं होगा। तो मृतजीवी पौधा स्वपोषी है या परपोषी? स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। ठीक है, तो ये मृतजीवी पौधा में कौन कौन आएगा? मृतजीवी पौधा में तो आपको पता ही है कि वे पौधे आ जाएगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसमें ऐसा कौन सा पौधा है बताइए? ऐसा पौधा है गोबर छत्ता। देखे होइएगा गोबर छत्ता, जिसको मशरूम कहते हैं, जिसकी होटलों वगैरह आपके घर में कुकिंग इस सब के में देखे होइएगा, या कहीं नहीं देखे तो पूछिएगा, पता चलेगा अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, तो आपको कहेंगे कि गोबर छत्ता का सब्जी बनाया जाता है, जिसको मशरूम कहते हैं। तो ये जो है गोबर छत्ता जो है कैसी पौधा है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने वाली पौधा नहीं, ये सड़े गले पदार्थों से भोजन लेने वाली पौधा है गोबर छत्ता। जो कौन सी पौधा के अंतर्गत आएगा? मृतजीवी पौधा के अंतर्गत। किससे भोजन प्राप्त करता है? तो सड़े गले पदार्थों से। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा है परजीवी पौधा। परजीवी पौधा का मतलब हो गया कि ये भी पौधा है, लेकिन ये पौधा किसी दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे कि ये पौधा किसी दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे समझिए, मान लीजिए आप कभी कभी गौर से अगर देखे होइएगा, नहीं देखें तो आप देखिएगा, इस टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद आप कभी कभी ये देखे होइएगा कि अगर मान लीजिए तार या खजूर का पेड़ है और उस पर पीपल उग गया, ऐसा देखें? तार या छोड़ो ना, पीपल को छोड़ दो, कोई भी ऐसा पौधा देखा है जो एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर फिर दूसरा पौधा उगा हुआ है? यानी एक बड़ा सा पेड़ है और उस बड़ा सा पेड़ पर फिर दूसरा पौधा उगा हुआ है। हाँ, तो वही है परजीवी पौधा। वो पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बनाता, वो स्वयं पोषी नहीं है। वो पौधा वो भी है, लेकिन दूसरे पौधों पर आश्रित हो करके उस पौधा में से पोषण अपने शरीर में प्राप्त करता है। ऐसे पौधों को परजीवी पौधा कहते हैं। तो इसका सर ऐसा पौधा कौन है? तो ऐसा पौधा एक ही है, और वो है अमरबेल का पौधा। खासकर बहुत सारा होता है, लेकिन मूलतः जो आपका किताब बताया है या बायोलॉजी में जो आप देखते हैं वो है अमरबेल। तो हम उम्मीद करें कि आप इस चीज़ को समझ गए। पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है? तो बोलिए 2 प्रकार से, एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और दूसरा वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो उसमें कौन कौन आएगा? उसमें मृतजीवी आएगा और परजीवी आएगा। मृतजीवी में कौन? गोबर छत्ता। परजीवी में कौन? अमरबेल। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव तैयार है। कहीं से भी पूछे, किसी भी तरह से पूछे, आपको आएगा, आप उसको लिख कर ही आएंगे। आप सबसे खास होंगे ही, बशर्ते कि इस पर एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए। चलिए, तब उसके बाद नेक्स्ट अब पढ़ते हैं डिटेल में। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? लिखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये पूछता है बाबू, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश, हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर शायद नहीं, यहाँ पर जगह है इसलिए इधर लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। याद रखो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश नाम है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? हो गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है?
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ये क्वेश्चन आता है, ये 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, यानी ये छपा छपाया आपको मिलेगा परीक्षा में, याद रखिए, सब आता है बाबू। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, ये आता है। चलो तो इसको लिखते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे। तो लिखो तो जल्दी से इसका आंसर लिखो। डेफिनेशन लिखिए इसका, प्रकाश संश्लेषण क्या है लिखिए। ऐसे हरे पौधे हाँ लिखिए ना, इसके बाद समझा देंगे। ऐसे हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर, सूर्य मतलब सूरज, ऐसे हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कोष्ठ में लिख दो CO2, तथा जल, कोष्ठ में लिखो H2O, तथा जल, कोष्ठ में लिखो H2O, तथा जल, कोष्ठ में H2O, जल कोष्ठ बंद, के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अपने भोजन यानी अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हो गया, डेफिनेशन लिख लिए। फिर से मिलाइए इसको, हम बोलते हैं मिला लो। ऐसे हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब बता रहा है, इसी में क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, इसी में है। देखिए, ये हम आपको, ये एक्चुअली क्वेश्चन आंसर नहीं हम आपको करा रहे हैं। एक्चुअली हम टॉपिक, किताब का टॉपिक्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, जो आपको पढ़ने में मज़ा आए। समझ रहे हैं मेरा बात? यानी हम टॉपिक्स के फॉर्म में ना पढ़ाकर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको और सुविधा होगी, समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं, अभी तो किताब ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसी किताब के टॉपिक्स को हम अपना मोड में, क्वेश्चन आंसर मोड में बना देते हैं, जिससे आपको सुविधा होगा, आसानी होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो टॉपिक्स ख़त्म होगी तो NCERT का करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे जो स्कूल में करते थे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते, ये तो हो गया। अब चलो रासायनिक समीकरण बताओ, तो इसके लिए लिख दीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका क्या होगा लिखो, उसी में लिखना, नीचे से पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण इस प्रकार हैं।
इसका समीकरण क्या होता है, देखिए इसका समीकरण होता है 6CO2 6 नहीं लगाएंगे, लेकिन ये संतुलित है इसलिए हम संतुलित करके ही लिख रहे हैं, पूरा संतुलित इक्वेशन को ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम बताएंगे कि कैसे संतुलित है, पहले हम पूरे समीकरण को लिख देते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O है ना, और ये किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश, किसकी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। और क्या रहता है इसमें, क्लोरोफिल रहता है, सूर्य का प्रकाश रहेगा और क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहता है, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है ना, बताया ना डेफिनेशन में, तो वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, जिसको आप ग्लूकोज यहाँ पर कह देंगे। C6H12O6 ये बनाया क्या, ग्लूकोज बनाया, ये ग्लूकोज बनाया। अच्छा, इसके साथ आपको ऑक्सीजन बनाएगा 6O2, और जल भी बनेगी 6H2O, और जल भी बनेगी 6H2O। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये सब पता ही है ना, ये ग्लूकोज है, ये बना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा जो भोजन बनाता है इसको बनाता है, ये भोजन बनाया, और ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, जल है, ठीक। अब इसको समझते हैं कि सर ये संतुलित कैसे है, ये बता दीजिए। ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए संतुलित समीकरण डायरेक्ट हम लिख दिए। तो ये संतुलित है कैसे, तो ये बताइए, तो संतुलित कैसे, अब देखो कैसे है, समझाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको अभी ये लिख लेना, तू लोग आप लोग क्या करना, इसको कोष्ठ में नहीं घेरना, हम इसको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एक हम बॉक्स में घेरते हैं, ये बॉक्स में हम इसको लिखते हैं बाईं ओर है भी, देख लो बाईं ओर का ये सब के सब तत्व हैं, और इस सभी तत्व को आप लोग नहीं घेरोगे, आप लोग सिर्फ समझो। और ये दाईं ओर हो गया, ये किधर हो गया, दाईं ओर हो गया। अब बाईं ओर में देखते हैं कितने कितने तत्व हैं, कार्बन है ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यही है ना। बाईं ओर में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अच्छा चलो दाईं ओर में देखते हैं, कौन कौन है। दाईं ओर में भी कार्बन है, दाईं ओर में भी ऑक्सीजन है, और दाईं ओर में भी आपको ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन भी है, इधर भी तीनों तत्व हैं, है ना। तो देखते हैं कि इसका परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। केमिस्ट्री में बता दिए, बताने वाली बात तो है नहीं, देख लो मिला लेंगे। अगर परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होगा तो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। तो देखो बाईं ओर में सबसे पहले कार्बन मिलाओ, कितना है बाईं ओर में, कार्बन 6 कार्बन और कार्बन नहीं, सिर्फ 6 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या 6 है बाईं ओर में। दाईं ओर चेक कीजिए, दाईं ओर सिर्फ 6 ही है, देखिए यहाँ पर है ना 6 कार्बन, देखो ठीक से 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, चलो यहाँ भी 6 कार्बन है। अच्छा इसके बाद ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन को बाईं ओर में चेक करो, बाईं ओर ऑक्सीजन देखो यहाँ 6 दूना, ये गुना है, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 और 12 एकम 12, तो 12 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, कितना ऑक्सीजन हो गया 12 और 12 24 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितना है 24, है ना। चलो इधर चेक करो तो दाईं ओर में 24 है क्या, 24 ऑक्सीजन होना चाहिए। देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ है ना, 6 ऑक्सीजन, इधर तो कुछ है नहीं, तो एक से 6 में 6 ही हो गया, 6 ऑक्सीजन। अरे बाबा इधर रहता तभी तो गुना होता ना, तो यहाँ एक है ना कुछ, तो 1 से 6 में 6 ऑक्सीजन, 6 यहाँ पर, और 6 दूना देखो ये गुना हो गया, 6 दूना 12, तो 6 और 12, 12 6 18, यानी 6 ऑक्सीजन प्लस 12 ऑक्सीजन, है ना, 6 ये वाला, और 6 दूना 12 ऑक्सीजन प्लस, और 6 एक कम ना कुछ है, तो यहाँ 1 है, तो 6 एक कम 1, यानी 6 इकाई 1, तो फिर 6 ऑक्सीजन ये हो गया। टोटल करो कितना ऑक्सीजन हुआ, 12 6 18, 18 6 24 ऑक्सीजन हो गया। ओ सर संतुलित ये परमाणु संख्या बराबर होते जा रहा है, यानी ये भी ऑक्सीजन 24, यहाँ भी 24 है,
ठीक, इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ आप समझिए। तो 24 यहाँ 24 यहाँ, यानी ऑक्सीजन की संख्या, परमाणु संख्या भी क्या है, बराबर हो रही है। आप देखते हैं हाइड्रोजन हो गया तो हो गया, काम खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इधर बाईं ओर हाइड्रोजन 12 दूनी 24, टोटल 24 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हो गया 24। इधर सिर्फ देख लीजिए 24 है क्या, देखो तो, चेक करो तो बाबू, 24, 12 यहाँ हाइड्रोजन है सर, 12 और 6 दूना 12, तो 12 और 12 24। बुझाया, समझ में आया, बोलो समझ में आया। यानी आपको दोनों तरफ बाईं ओर के तत्व और दाईं ओर के तत्व, इन दोनों ओर के तत्वों में परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। इसलिए यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, समझ में आ गया। उसी में पैराग्राफ, इसको नहीं लिखना है, इसको समझने के लिए बताए हैं। अब उसी में पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, यानी समीकरण से नीचे लिखो ना, लिखो समीकरण से नीचे। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रतिफल के रूप में बनती है। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रतिफल के रूप में बनती है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन प्रतिफल के रूप में बनती है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। जब पौधा भोजन निर्माण करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, तो क्या हम वायुमंडल में निकलता है, किस बाई प्रोडक्ट के रूप में किसको पौधा छोड़ती है, ऑक्सीजन को। ये कहाँ निकलती है, वायुमंडल में, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या मुक्त होगा, ऑक्सीजन, जो हमारे मानव जीवन के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपको, ओके। अच्छा, एक काम करो, इसमें इसी क्वेश्चन का नोट करके लिख दो, नोट में इसमें क्या क्या बनता है उसको बता देते हैं, नोट कर दो। तो ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब नोट कर दो, नोट करके एक बॉक्स में लिख दो। लिखो तो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण, पादप कोशिकाओं में मतलब पेड़ पौधों की कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, अभी ने बताए थे, कार्बोहाइड्रेट। जब भी ग्लूकोज बोले समझना कार्बोहाइड्रेट। कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। फिर से इसमें नोट करके मिला लो। नोट में लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करेगा, और इसका उपयोग करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेगा और जल का उपयोग करेगा, और जहरीली गैसें लेती है, सबकी उपयोग करके ये ग्लूकोज बनाता है। इसका मतलब ये हुआ, बस इस सब बात का सार एक ही, ऐसे समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी जहरीली गैसें और जल और सूर्य का प्रकाश, इन सब का उपयोग करेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, इस सब का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण बनाता है। इस पॉइंट्स का कहने का सार यही है। समझ में आया, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में कंप्लीट हुआ, पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जो कल का जो टॉपिक्स होगा उसके लिए फिर हम कल आएंगे।
तो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको ऑफलाइन के फेस टू फेस तो नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं जो आपको अच्छी तरह से लगे कि हम साथ ही हैं, इसलिए इस मोड में बोलते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के लिए फिर कल के लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।